श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय कानून मंत्री लाए हैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। सर, जितने मैं अमूमन लगातार पिछले कई सालों से धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलता हूँ, पिछले 2 साल मैंने जानबूझ के सरकार की आलोचना नहीं की थी, क्योंकि मैं इनको कहता था कि जब कोई चुन के आए तो तुरंत आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए कि वो अपनी जो है कार्यक्रमों को लागू करे, अपनी नीतियों को लागू करे, अपने फैसलों को लागू करे। इसलिए हमने कंस्ट्रक्टिव स्पीच उन दोनों उसमें दी थी कि ये जो है कुछ सरकार ये करेगी। लेकिन 3.25 साल, ये तीसरा अभिभाषण है राष्ट्रपति का, और मैंने पाया कि ये इसमें जो है कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई ऐसी नई चीज नहीं जिसकी सराहना की जाए, और उसको लेके काफी निराशा हुई उसको पढ़ के। क्योंकि एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार देती है, राष्ट्रपति जी उसको जो है अपनी सरकार के उस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो सरकार है उसको हम काम करने के सिर्फ 1.5 साल बचे हैं कायदे से देखो, क्योंकि आखिरी 6 महीने तो चुनाव उसमें लग जाते हैं, और अभी तक जो इनका रिकॉर्ड है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो देश को राहत प्रदान कर सके, चाहे आर्थिक मोर्चे पे हो, चाहे सामाजिक मोर्चे पे हो, चाहे किसी मोर्चे पे हो। तो इसलिए जो है ये पढ़ के जो है अभिभाषण सुन के हमें बहुत निराशा हुई। आज मैं समझता हूं सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए, खासतौर से पार्टी के लोग, जिस तरह से ये लोग जो है महिमा मंडन में लगे हुए, उसके बजाय अगर सही फीडबैक, सही बात अपने नेता को बताएं तो शायद स्थिति में बदलाव आए। लेकिन कोई बताता नहीं। सेंट्रल हॉल में आलोचना बैठ के करते हैं लोग, लेकिन वहां जो है उनको सही पिक्चर, तस्वीर नहीं देते कि क्या स्थिति नीचे है, क्या जमीन पे स्थिति है। वो कहते हैं कि सब सही चल रहा है, हर चीज गुलाबी है, रोजी पिक्चर उनके सामने रखी जाती है, और यहाँ पे बोलते भी है। ठीक है, होता है, एक नौकरी का खतरा होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जो है पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए तो बताना चाहिए कि असलियत क्या है। चाय कॉफी पे सेंट्रल हॉल में चर्चा होती है, वहां अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन बाहर जो है सदन में आके या उनके पास मिलके नहीं कहते। और मैं तो उनको 20 साल से जानता हूं, वो सुनेंगे ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त होता है, उसके पास रात दिन इतना काम होता है। मैं तो प्रधानमंत्री के डायरेक्टली अंडर में काम कर चुका हूं, इतना काम होता है कि उनको फुर्सत नहीं होती। आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको बताएं, उनको समझाएं। वो सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई बताता नहीं। आज मैं पूछता हूं कि अगर सब ठीक है तो किसान क्यों दुखी है, मजदूर क्यों दुखी है, दुकानदार क्यों दुखी है, व्यापारी क्यों दुखी है, आम आदमी क्यों दुखी है, जो टूरिस्ट आ रहा है वो सब परेशान। हर तरफ तो लोग जो आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं परेशान है। आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये वैसे ये जब 8 साल सरकार को हो जाते तब इस तरह का अहंकार आता है, तब इस तरह का लगता नहीं सब ठीक है। अब ये 2.5 साल, 2.25 साल में हो गया, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। और यही मुझे सबके भाषण में उधर से लग रहा, चाहे प्रस्तावक का भाषण जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, और चाहे समर्थक का, और चाहे बाकी लोगों, जिन लोगों ने भाषण दिया। आज आप देखिए दुकान, चाहे किसान को न बीज मिल रहा, न खाद मिल रही, और उसको सामान अपना फेंकना पड़ रहा। आप सब भी जानते होंगे इस बात को, कितना सस्ता 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आलू टमाटर, नहीं तो उसने फेंक दिया क्योंकि सड़ गया, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने की कीमत इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बाजार में उसको नहीं मिल रही थी। तो ये उसका हाल किसानों का हो रहा था। उन्हें जो समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता जो आपने वादा किया था, तो वो क्यों, और उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे नहीं आ रहा, जो लागत लगती है, तो किसान बहुत बुरे हालत में है। इसलिए जो आंकड़ा दिया आजाद साहब ने कि 36% किसानों ने आत्महत्या की, उसको हम कोई आलोचना नहीं करें, लेकिन आपको देखने समझने की जरूरत है, आपको सुझाव को उस तरफ ध्यान दो। किसान बेहद दुखी, परेशान है। दूसरी चीज, दुकानदार, छोटे छोटे करोड़ों दुकानदार है, सब त्रस्त है, सब परेशान है, किसी का माल नहीं बिक रहा, फैक्ट्रियां बंद हो रही, मजदूर और बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी ट्रेनें भरी जा रही हैं। आप देखिए, कोई छठ पूजा नहीं है, फिर भी बिहार और उड़ीसा और बंगाल की ट्रेनें भरी, सब मजदूर वापस जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का ये चल नहीं रहा, अर्थव्यवस्था जीडीपी नीचे चली जा रही है। तो ये चीज भी देखने के लायक है कि क्या बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। और उसको अगर आपने सिर्फ ही समझा कि हम आलोचना कर रहे हैं इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। आप वो जीतने की बात करते हो। आप, मैं एक उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में 2100 नगर पालिकाएं वो थी, आप कहते हो हम जीत गए। 600 मिली बीजेपी को, 500 के करीब मिली एनसीपी को, 480 कांग्रेस को, 490 शिवसेना को। कांग्रेस भी ये नोटबंदी की आलोचना कर रही थी,
शिवसेना भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी और एनसीपी भी कर रही थी। तो अगर इन तीनों को जोड़ दो तो 1500 से 1600 जगह तो हारे ना, सिर्फ 600 जगह तो जीते। उसको जीत कैसे कहोगे अगर नोटबंदी पे मैंडेट आप मान रहे हो? हम नहीं समझते कि कारपोरेशन और छोटे छोटे निकाय चुनाव में नोटबंदी में तो 1600 जगह आप हारे और 600 जगह जीते आप। तो अगर नोटबंदी पे मैंडेट है तो एक तरह से मैंडेट खिलाफ था आपके। तो इस तरह इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नगर पालिका और ग्राम प्रधानी के चुनाव में कोई नोटबंदी की वजह से आपको वोट मिल रहा है। ये सब बातें जो है मुझे नहीं लगता कि आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। और इसका चाहे इंडस्ट्री हो चाहे बिजनेस हो, आज आप कैसे लोगों को रोजगार दोगे? आपने कहा 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटी छोटी इकाइयां, उद्योग, वो सबका बुरा हाल है, सब बंद हो रहे हैं। सबके पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ, जिसके देखो एक ही काम आपने किया कि डंडा लेके इंस्पेक्टर हर एक के पीछे लगा। आज करोड़ों नोटिस इशू होंगे, आज इसको नोटिस, आज उसको नोटिस, हर डिपार्टमेंट लगाए। तो रोजगार कौन देगा? अगर ये सब भाग जाएंगे तो रोजगार कौन देगा? आप दुबई के अपने कंसुलेट जनरल की लिस्ट मंगा लीजिए, कितने लोग जो है जा जाके दुबई में बस रहे हैं और एमिरेट्स हेल में घर ले रहे हैं यहां से, क्योंकि जो है भगदड़ मची हुई है। तो इस चीज देखने की, सोचने की, समझने की है। उसको आप ये मत लगाइए कि हम कोई आप पे आरोप लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इस चीज को देखने की सरकार को जिम्मेदारी बनती है। कैशलेस इकोनॉमी अच्छी, आप शुरू कीजिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन धीरे धीरे, डंडा मार के एक दिन में नहीं करा देंगे। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अर्थव्यवस्था का आपको पता है जीडीपी क्या है। आज तो ये रिपोर्ट भी आई कि 70 रुपए का डॉलर हो जाएगा। आपने वादा किया था कि हम 50 रुपए पे ले आएंगे, जब चुनाव हुए थे कि हम 50 रुपए डॉलर, भी एक वादे में शामिल था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपका मुख्य मकसद था नोटबंदी पे जो आपने कहा काला धन, क्या 1 रुपए का भी काला धन आया है? ये सरकार इसमें जवाब दे। मुझे नहीं लगता 1 रुपए का भी काला धन हुआ, बल्कि जिनके पास था उन्होंने सफेद कर लिया, बैंकों में चला गया। तो या तो परिभाषा गलत थी काला धन की जिसपे आप काम कर रहे थे, और या जो है आपने पूरा होमवर्क नहीं किया था। तो ये चीज समझने के जिसका जवाब देना चाहिए। आज दूसरी बात आपने कहा आतंकवादी, जाली नोट, आतंकवादियों के पास लबालब निकल रहे हैं लाल नोट, तो इसका तो उनको भी सब मिल गया। तो ना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इससे हो पाई और ना आप काला धन की लड़ाई लड़ पाए। खाली लोग त्रस्त परेशान हो गए, और ये इसका इकोनॉमी पे दूरगामी प्रभाव होगा, अर्थव्यवस्था पे। इसलिए ये चीज भी मानव समझने की है। तीसरी चीज, जो संवैधानिक ढांचे, जो संस्थाएं हैं, उनको एक तरह से आपका प्रयोग है। मैं नहीं कहता हूं कि आप प्रयोग मत कीजिए, हर सरकार करती है, आपका प्रयोग है, लेकिन सोचना समझना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने योजना आयोग खत्म कर दिया, नीति आयोग बना दिया, वहां नीति कम राजनीति ज्यादा है। क्योंकि पहले मैं योजना मंत्री था, देश का योजना आयोग में बैठता था, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ एक अंकुश, कुछ ना कुछ समीक्षा होती थी। अब तो पता ही नहीं चलता नीति आयोग कर क्या रहा, नीति आयोग में क्या हो रहा, कहीं कुछ पता नहीं चलता। हर मुख्यमंत्री को वहां पे अपनी बात रखनी पड़ती थी। ठीक है, कुछ मुख्यमंत्रियों को इसका बुरा लगा होगा, क्यों जाना पड़ता है, लेकिन एक परंपरा थी। वही मुख्यमंत्री जब केंद्र में मंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्रियों को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, राज्यों की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जब तक वो राज्यों में रहते उन्हें लगता है कि कोई अन्याय हो रहा है, लेकिन सब मिलजुल के जितनी स्कीम्स है उस पर काम करते थे। अब योजना आयोग में चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसने तमाम योजनाओं को खत्म, स्कीम्स को खत्म करने की बात की थी। उसका कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं जिनका पैसा नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर रह जाता है, और या जो है गड़प हो जाता है ब्यूरोक्रेसी में। तो वो सब योजनाओं का क्या हो रहा? तो उन सारी योजनाओं पे जो काम चल रहा था, उस काम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि कहां पे है। इसी तरह से FIP भी आपने खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव सिस्टम क्या रहेगा ये लोगों को नहीं पता कि कैसे क्लियरेंस लोगों को मिलेगी FIPB पे। रेल बजट आपने खत्म कर दिया। वो प्रभु जी की ऐसी लीला हुई बेचारों की कि उनका जलवा ही खत्म हो गया है, उनका कोई पता नहीं। हाउस में भी आने में बेचारे शर्मा रहे हैं कि क्या जलवा होता था, 2 राज्य मंत्री पीछे आगे ये फोटो खिंच रहा है, पूरा एक शानदार एक दिन होता था, सब लोग चर्चा करते थे, बहस होती थी। 5 मिनट में रेल बजट समाप्त हो गया, पूरी परंपरा खत्म हो गई। उसमें सिर्फ क्या एलोकेशन और प्रोविजन उतना पता चला, आगे क्या डिटेल है किसी को कुछ पता नहीं है। तो रेल बजट भी खत्म कर दिया। RBI की स्वायत्तता रिजर्व बैंक को लेकर पहले से आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि रिजर्व बैंक है। तो ये कहीं सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं के बारे में क्या हुआ, इन संस्थाओं का ये प्रयोग हम जो कर रहे हैं उचित है, या ये इसका कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। कुछ चीजें मानवर जो है उपसभापति जी इसमें जिक्र ही नहीं है, जैसे गंगा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना हो हल्ला पता लग रहा था कि क्या न क्या हो जाएगा। क्योंकि गंगा जी के स्वच्छीकरण के लिए कोई इस तरह का कारगर कोई चीज होनी, इसलिए कहीं नमामि गंगे का कोई जिक्र ही नहीं है। वो सब्जेक्ट ही गोल कर जाओ। विदेश नीति की बात आती है,
विदेश नीति में कहीं न कहीं सुषमा जी बहुत बीमार है, हम सब उनकी जो है शुभ मतलब कामना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो। वो बेचारी अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती ट्विटर के माध्यम से सहायता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो है विदेश नीति पर आज आप देखिए ना, सब पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ गए। और अब अमेरिका का भी जो रुख है अमेरिकी सरकार का, कोई भी बात करके आए, उन नौकरियां लोगों की जाने वाली हैं, जो काम मिलता था आउटसोर्सिंग का हमारी आईटी कंपनीज का, वो भी खतरे में आ गया है। तो कहीं ना कहीं मैं विदेश नीति पे भी प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि सब कुछ जो है सही नहीं है। कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देशों सबसे तो रिश्ते खराब ही हो, पाकिस्तान से तो रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं। जबकि उन्होंने एक पहल की थी कि अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुला के उसके बाद लगातार उनकी पोती की शादी में जाके उन्होंने पूरा गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका परिणाम कोई ऐसा देश के हित में आया वो नहीं है। हमें जब थे तो हमारी बड़ी आलोचना होती थी, अगर कहीं धोखे से इधर लाहौर की तरफ मुंह भी कर देते थे या देख देते थे इस्लामाबाद की तरफ, तो इतनी आलोचना होती थी कि पता नहीं हमने कौन सा अपराध कर दिया। आपने पूरा गले लगाया सबका, हमने तो सराहना की, अच्छा रखना चाहिए रिश्ते, लेकिन जो है उसका परिणाम सामने अच्छा नहीं आया। और सर्जिकल स्ट्राइक ये पब्लिसिटी लेने का जो बहुत ये है कि हर चीज को इवेंट बनाओ, मार्केटिंग करो, हंगामा करो, और इसके बाद असलियत में वो विवादास्पद बन जाए। जब आप इतनी जरूरत से ज्यादा ओवर मार्केटिंग ठीक होती है, लेकिन ओवर मार्केटिंग हर चीज की नुकसान करती है, ओवर पब्लिसिटी हर चीज में नुकसान करती है। आपने बहुत ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सरकार में हुई, तो उसके आर्मी का काम है करते, ऐसा लगा पहली बार हुआ है। हमें तो ये घबराहट हुई कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया क्या, जिस तरह से वक्त हंगामा चारों तरफ से पता ही नहीं लगा था। ये तो इंदिरा जी ने जब युद्ध लड़ा था 71 का तब नहीं किया होगा, जिस तरह का लग रहा था कि पूरा कोई गदा लिए, रक्षा मंत्री गदा लिए आगरा में खड़े हैं, कोई बाढ़ लिए खड़ा हुआ, कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या क्या कर दिया कि आखिर में एक जनरल को खड़े होकर बोलना पड़ा कि भाई साहब ये तो पहले भी हो चुकी, तब ये बात खुली। फिर विदेश सचिव को बोलना पड़ा कि पहले भी हो चुकी, कोई नई बात नहीं है। ये सारे काम देश में कोई ऐसा नहीं कि 26 मई 1914 के बाद ही हुआ, उसके पहले बहुत देश में काम हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं, चाहे जो सरकारें रही हो। तो ये जो एटीट्यूड है उसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। पब्लिसिटी और इतनी ज्यादा कर देते हैं कि उससे दिक्कत आती है। उसी में हमें दुष्यंत कुमार का एक याद आ जाता कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। ये जो आपने इश्तिहार चिपका के दरारें छुपा रखी हैं, ये जो है आपके हित में नहीं है, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी, ठंड अंदर आ जाएगी, आपको ही नुकसान होगा। तो इश्तिहार हटाओ और उनको दीवारों जो आपके ये है दरारें, उनको भरने का काम करो, तभी जाकर होगा। इसमें कोई आप सोचो कि हम आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपसे स्वच्छता अभियान आपने किया, अच्छी शुरुआत है, गांधी जी ने शुरू की तो आपने उसको आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात। स्वच्छता अभियान, चाय पीने जाओ तो स्वच्छता शुल्क लगता है, समोसा खाने जाओ तो स्वच्छता शुल्क लगता है, हर रेस्टोरेंट हर जगह स्वच्छता शुल्क आप ले रहे हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं करीब 9,800 करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा, उसमें वो पैसा कहाँ जा रहा? आप सिर्फ टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज खुली नालियां, जब तक आप सीवेज सिस्टम नहीं बनाएंगे तो सिर्फ टॉयलेट बना देने से उसका वेस्टेज जो है वो जाएगा कहाँ, मल कहाँ जाएगा? वो नालियों में खुले घूमता रहता, उससे ज्यादा इन्फेक्शन फैलता, उससे ज्यादा बैक्टीरिया जनरेट होता। तो उसके साथ साथ आप सीवेज सिस्टम बनाने की योजना डालिए, आप डस्टबिन रखवाइए, खरीदवाइए सरकार की तरफ से इस पैसे पे, आप क्लीन ब्रिगेड बनाइए, और इस तरह के जो गरीब जो है लोग युवक, उनको रोजगार दीजिए कि वो ग्रीन ब्रिगेड कपड़े पहन के जो है जगह जगह जो कूड़ा है उसको करके स्वच्छता ये करें। तो कई को आप नौकरी देंगे, डस्टबिन रखवाएंगे, आप सीवेज सिस्टम बनाएंगे ताकि नालियां खत्म हो, खुली नालियां, तब जाके कॉम्प्रिहेंसिव। रेलवे लाइन के किनारे चले जाइए, इतनी गंदगी है, जब कोई विदेशी आता है ट्रेन में बैठ के जाता है तो देख के अचंभित हो जाता है कि ऐसा भी कोई देश हो सकता है क्या? तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा है स्वच्छता अभियान, लेकिन जो है ये ध्यान में रखते कि हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए है, और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था की कैसे उसको सबको लिया जाए। अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी योजना भारत के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको ध्यान देने की जरूरत सिर्फ जो है प्रचार विज्ञापन से नहीं होना। हमारे लास्ट कुछ पॉइंट रह गए बस। दूसरी चीज ये कि जो आप जिन चीजों को, हमारी योजनाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, चाहे वो आधार कार्ड हो। हम जब योजना मंत्री तो योजना से 67 करोड़ बन चुके तो आपने उसको आगे बढ़ाया, बढ़िया बात है। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स हमारे थे, आपने बढ़ाया, अच्छी बात है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन राजीव जी ने शुरू किया था, कंप्यूटरीकरण उस समय उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन उसको आप आगे ले जा रहे हैं, इसमें हम कोई आलोचना नहीं करते, बल्कि अच्छी बातें ले जाए। लेकिन ये मत कहो कि सब हमने अभी शुरुआत की, इसके पहले कुछ था ही नहीं।
ये जो है श्रेय लेने की होड़ में आप कहीं ऐसा ना हो कि पिछले लोगों का जो काम, इंक्लूडिंग अटल जी का भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता है कि उन्होंने भी कोई काम किया था। अटल जी ने तो कभी श्रेय नहीं लिया कि मैंने किया, जो पिछले काम थे उन्होंने आगे बढ़ाए। आप भी उसको ही कर रहे हैं, अच्छी चीज है, हमें इस पे कोई ये नहीं है। अब एक चीज मैं इसमें जो नहीं है, और आप ही ने शुरुआत की इसकी, जुडिशरी को लेकर तमाम करोड़ों केसेस पेंडिंग है, करीब 2.5 करोड़ की पेंडेंसी है, लेकिन जो है विवाद चल रहा है, जुडिशरी से टकराव भी चल रहा है। इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। आप यहाँ पे एक बिल लाए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यहाँ यूनानिमस पास हुआ था, इसके बाद वापस गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया और कुछ ये कहा कि इसमें एक इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप दोबारा उसको ला सकते थे इंप्रूव करके, चेंजेस करके। अब वो ना वो आ रहा ना ये आ रहा, उसकी वजह से जुडिशरी में ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही नहीं, फिर चपरासी तक की अकाउंटेबिलिटी है, राष्ट्रपति की अकाउंटेबिलिटी, प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी, मंत्री के, एमपी के, एमएलए के, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जवाबदेही नहीं, जो मन में। तो ये कहीं ना कहीं आपको संसद को सोचना पड़ेगा लोकतंत्र में कि ये उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो जो चाहे सब कर, रिफॉर्म हर चीज में, हर क्षेत्र में रिफॉर्म हो, आसमान में रिफॉर्म हो, जमीन में रिफॉर्म हो, इसका रिफॉर्म हो, जुडिशरी में कोई रिफॉर्म ना हो, ये कौन सा एटीट्यूड है? वहां भी रिफॉर्म होनी चाहिए। जितनी आलोचना जुडिशरी के, जितनी बातें उठ रही, जजेज कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा सर कि ये जो है सिस्टम है ये ओपेक है, मतलब ये जो है मनमाने ढंग से चलाया जाता है कोलेजियम सिस्टम। ये तो बहुत गंभीर था। कोलेजियम का मेंबर अगर कह रहा तो इसका कहीं ना कहीं नोटिस लेके गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए। जब संसद आपके साथ है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को इस मामले में आपको कदम उठाने चाहिए। आप बीच में छोड़ के भाग गए, वो ठीक नहीं है। मेरा ये कहना कि सारी चीजें, सर घंटी बजा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, तो मैं आप पूरी बात हम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं कि इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और 1.5 साल आपका सिर्फ बचा है, उस 1.5 साल में सारा काम करिए, वरना जो है बशीर बद्र साहब ने फरमाया है कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, इसलिए ध्यान रखो। धन्यवाद। But you should translate also. You should translate the couplet also. नहीं, the fame is a very temporary thing. Otherwise, you are sitting on a branch of a tree, it can break also. Okay, thank you. All right. This is Sanjay.